गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग साइंस 2 का जो चैप्टर है परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह, मतलब जो अपना इकोसिस्टम है, जो पर्यावरण वाला पार्ट है, उसी पार्ट का जो एक घटक है हम लोग पढ़ने वाले हैं। कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन रोटेट कर देता हूँ। हाँ, अब ये जो चक्र है या साइकिल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अब ये होता क्या है और इसको कार्बन चक्र क्यों कहते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम कार्बन के बारे में थोड़ी जानकारी चर्चा कर लेते हैं। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसके बायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात इसकी जो संयोजकता है वो 4 है, वैलेंसी 4 है। मतलब इसको जो बंध या जो बॉन्ड जुड़ेगा या हम लोग लगाएंगे बनाएंगे, कितने बॉन्ड रहेंगे? बंध 4। अब कार्बन के बहुत सारे यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। तो कार्बन चक्र है क्या? ये चक्र कैसा होता है अपने को मालूम है कि चक्र मतलब एक गोल, जैसे सुदर्शन चक्र का नाम सुना होगा आपने कथाओं में, पौराणिक कथाओं में। तो चक्र मतलब पूरा गोल घूम के वहीं पे वापस आ रहा है ना। तो ये कार्बन चक्र की सबसे पहले परिभाषा क्या है वो देख लेते हैं। तो कार्बन के वायुमंडल से सजीवों तक और सजीवों के मृत्यु पश्चात पुनः वायुमंडल की ओर होने वाला अभिसरण तथा पुनः चक्रीकरण को कार्बन चक्र कहते हैं। मतलब ये जो पहला लाइन, यही इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना है अपने को बच्चों। तो ये जो कार्बन है इसका क्या हो रहा है? सजीवों तक और सजीवों की मृत्यु पश्चात, मतलब ये जो कार्बन है, कार्बन के जो यौगिक है, उसका क्या हो रहा है यहाँ पर? पुनः चक्रीकरण हो रहा है। जैसे हम लोग को मालूम है कि रिसाइकलिंग कैसे करते हैं। प्लास्टिक की कोई वस्तु पुरानी होगी, टूट फूट गई, इसको पिघला करके नया वस्तु बनाते हैं, है ना। तो वैसे ही यह रिपीट हो रहा है। मतलब ये जो अपना वायुमंडल है, इसमें यह क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। मतलब इसका रूपांतरण कार्बन का उसके यौगिकों में हो रहा है। फिर अन्य प्रक्रियाओं द्वारा यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन के यौगिक पुनः वायुमंडल में मतलब वायुमंडल द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ा जा रहा है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो जहां पर सिर्फ कार्बन का सहभाग होगा या कार्बन के बारे में चर्चा करेंगे तो उस चक्र को कार्बन चक्र कहते हैं। अब एक्चुअल में, वास्तव में होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं, और इसे कार्बन चक्र क्यों कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, अब हमें मालूम है कि हरित वनस्पतियां जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाती हैं। और वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन गैस, बराबर। तो ये वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण कार्बोज पदार्थों में करती हैं। अब ये जो कार्बोज पदार्थ है, ये जो कार्बोज पदार्थ है वो क्या है? जैसे अभी हम लोग ने बात किया कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे हम लोग ने देखा ग्लूकोज हो गया, शर्करा, ठीक है। तो इसका निर्माण होता है। तो बच्चों, अभी हम लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि चित्र में क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पर वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकल रहा है? जो प्राणी है, जानवर है, मनुष्य है, वो सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कंपनियों द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश की मदद से ये जो वनस्पतियां हैं ये अपना क्या बनाती हैं? भोजन बनाती हैं। समझ में आया बच्चों? भोजन बनाते हैं। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? कार्बन का एक रूप है, एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं CO2।
कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार का गैस है, कार्बन का यौगिक है, और इसी का उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किया जाता है या होता है। अब शाकाहारी प्राणी क्या करते हैं बच्चों? शाकाहारी प्राणी ये निश्चित तौर पर क्या खाने वाले हैं? शाकाहारी प्राणी ये घास फूस खाने वाले हैं या हरी वनस्पतियां खाने वाले हैं। तो शाकाहारी प्राणी क्या करते हैं? हरी वनस्पतियां खाते हैं। और मांसाहारी प्राणी जो रहते हैं वो क्या करते हैं? मांसाहारी प्राणी इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं। ठीक है। और इस तरीके से ऊर्जा पिरामिड वगैरह हमने देखा है कि कैसे प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, हाँ, और सरोज भक्षक, इस प्रकार से जो पिरामिड रहता है, सबसे नीचे रहता है उत्पादक। ठीक है बच्चों। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कार्बन चक्र की प्रमुख जीवन क्रियाएं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर पहला दो रिएक्शन दिया है, दोनों को ध्यान में रखना है। पहला अभिक्रिया में क्या दिख रहा है कि सूर्य प्रकाश और पर्ण हरिम की उपस्थिति में, वनस्पतियों में जो पर्ण हरिम पाए जाते हैं, है ना, क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है, तो उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका ही रूपांतरण किसमें हो रहा है? C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ही हिंदी में बोलेंगे शर्करा, है ना। जैसे ग्लूकोज शक्कर वगैरह हम लोग खाते हैं ना, तो उसी का ही रूप है ग्लूकोज। तो अब ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। यह एक कार्बोज पदार्थ है या कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो कार्बोज का रूपांतरण किसके द्वारा हो रहा है? CO2 द्वारा। मतलब यही जो कार्बन है, कार्बन का ऑक्साइड, इसी का रूपांतरण किसमें हो रहा है? ग्लूकोज में हो रहा है। ग्लूकोज अर्थात शर्करा, ग्लूकोज को ही क्या बोलेंगे? शर्करा। ठीक है। और साथ में आपको क्या दिख रहा है? पानी, H2O, और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और ये जो ऑक्सीजन गैस निकलता है, यह किसके लिए आवश्यक है? हमारे लिए, मतलब प्राणियों के लिए, प्राणियों के लिए। ठीक है बच्चों। तो ये पहला वाला रिएक्शन समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, इसको बैलेंस किया गया है, मतलब संतुलित किया गया है। और यहाँ पर वनस्पतियों में पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल वगैरह है, इसकी मदद से ही क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं बच्चों। दूसरे रिएक्शन में क्या दिख रहा है हम लोग को? C6H12O6 प्लस 6O2, ऊपर लिखा है तंतु कणिका। तो अब ये जो मानव है, प्राणी है, जानवर है, हम लोग भोजन खा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें शोषण कर रहे हैं हम लोग, जो हमारा प्राणियों में शोषण होता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो कुछ खा रहे हैं, तो उसी जो भी भोजन खा रहे हैं, शर्करा जो है ना, तो वो खाने के बाद हमें क्या मिल रहा है? ऊर्जा। तो एक्चुअल में होता क्या है? ये जो शोषण की अभिक्रिया है, तंतु कणिका, तंतु कणिका को हम लोग बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका में पाए जाने वाला एक अंग है, और यह पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, तंतु कणिका ही क्या कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो यहाँ पर ऊर्जा की निर्मित हो रही है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सबसे पहले C6H12O6 जो दिख रहा है, यह सूत्र, यहाँ पर यही समझ लीजिए हो गया शर्करा। और 6O2 मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्राणी या हम इंसान, हमको ऑक्सीजन चाहिए शोषण करने के लिए, तो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसका रूपांतरण किसमें हो जा रहा है? ब्रेक डाउन हो जा रहा है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, प्रचंड मात्रा में ऊर्जा की निर्मित हो रही है। मतलब हम लोग खाना खा रहे हैं, तो ऊर्जा की क्या हो रही? निर्मित हो रही है। और यही ऊर्जा जो है कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों पर, जहाँ पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, वह ऊर्जा क्या होती है? पहुंचाई जाती है, और उसका उपयोग होता है विभिन्न कार्य करने के लिए। ठीक है बच्चों। तो दूसरा भी रिएक्शन आपको समझ में आ गया रहेगा। तंतु कणिका कोशिका में पाए जाने वाला एक अंग है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहले रिएक्शन में क्या दिखा? कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण हो रहा है कार्बोज में,
ठीक है, वनस्पतियों में। और दूसरा जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, इस रिएक्शन से हमें यही मालूम पड़ रहा है कि तंतु कणिका माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर क्या हो रहा है, इस प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया भी कर सकते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इसका कार्बोज का, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मतलब पानी मुक्त हो रही है। साथ में यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। ओके, तो अब बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के अभी समझ लीजिए इंसान भी मरते हैं, जानवर भी मरते हैं, तो मृत्यु के पश्चात सभी उत्पादकों और भक्षकों का जीवाणु और फफूंदी से विघटकों द्वारा विघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः मुक्त होती है। ठीक है, तो जब बॉडी जो है सड़ेगा, उसको दफनाया गया, जलाया गया या जो भी है, तो या कोई जानवर है उसको गाड़ दिए मरने के बाद, तो सड़न होगा, विघटन होगा, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है। तो इन सभी से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं कौन, वनस्पतियां भोजन बना रहे हैं अपना, ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं, है ना। और जो मनुष्य है या जानवर है, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर रहे हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के पश्चात फिर से जैसे यहाँ पर विघटन हुआ किसका, किन्हीं उत्पादकों और भक्षकों का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस से क्या होगा, मुक्त हो रही है। तो यह साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ मुक्त हो रही है, फिर वनस्पतियों ने लिया। इस प्रकार से यह जो साइकिल है यह चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, और इसीलिए इसको बोलते हैं कार्बन साइकिल। तो यहाँ पर एक सजीव से दूसरे सजीव में कार्बन का अभिसरण चलता रहता है, और इसी को ही बोलते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, या इसको बोलते हैं कार्बन चक्र, क्योंकि मृत्यु के उपरांत कार्बन प्रकृति को लौटाया जा रहा है। तो बच्चों थोड़ा आइडिया आ गया रहेगा आपको, ये रिएक्शन याद रखना है, सिंपल एकदम। ठीक है, अब दूसरा मैंने बताया, कार्बन के बाद दूसरा जो तत्व है, चक्र जो पढ़ना है हमको, उसका नाम है ऑक्सीजन चक्र। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अतः इसकी संयोजकता है 2, क्योंकि अष्टक पूरा होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो यह कभी भी ऑक्सीजन जो है दोहरा बंध बनाता है, डबल बॉन्ड, क्योंकि इसकी वैलेंसी संयोजकता कितनी है, 2 है। बराबर। अब कार्बन तो पता है कि कार्बन प्रकृति में अलग अलग रूपों में मिलता है, हम लोग ने कार्बन चक्र में देखा। उसके यौगिक कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक गैस है, जहरीली गैस। तो कार्बन, कोयला भी कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। तो उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है प्रकृति में, हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पर 21% ऑक्सीजन पाया जाता है वायुमंडल में। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना, 21% ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन चक्र में क्या होगा, कहीं से ऑक्सीजन रिलीज होगा, निकलेगा, कहीं पे उपयोग होगा, पुनः प्रकृति में आएगा। इस प्रकार यह ऑक्सीजन क्या है, घूम फिर के चलता रहेगा एक सजीव से दूसरे सजीव में। तो इस प्रक्रिया को ही बोलेंगे ऑक्सीजन चक्र। तो देख लेते हैं बच्चों, पृथ्वी के वायुमंडल में 21% क्या है, ऑक्सीजन है, बराबर। बाकी का हम लोग को मालूम है कि 78% क्या नाइट्रोजन होता है। अब और 1% अन्य गैस है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जीवावरण में ऑक्सीजन का अभिसरण और उसके पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। तो ऑक्सीजन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, तो उसका जो चक्र हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस चक्र को बोलेंगे ऑक्सीजन चक्र। मतलब ऑक्सीजन का अभिसरण हो रहा है, उसका पुनः उपयोग हो रहा है, वापस से रिलीज हो रहा है, यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से यह चक्र चलता रहेगा। सिंपल में बोल सकते हैं कि वनस्पतियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं तो ऑक्सीजन छोड़ती है ना, और वो ऑक्सीजन कौन लेता है, हम लोग, जानवर और इंसान, सजीव। और हम लोग क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, वनस्पतियां। इस प्रकार से आदान प्रदान चलता रहता है, और इसी ऑक्सीजन के आदान प्रदान को जो पुनः चक्रीकरण हो रहा है, पुनः उपयोग हो रहा है, ऑक्सीजन चक्र कहते हैं।
यहाँ पर आकृति में बच्चे देख सकते हैं हम लोग कि ये जो वनस्पतियां हैं वो क्या कर रही हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर रही है, भोजन बना रही है और ऑक्सीजन रिलीज करती है। ये क्या करती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, बराबर। और ये जो जानवर है और इंसान है, ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन बनाती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। और वही ऑक्सीजन बच्चों, वही ऑक्सीजन क्या होता है, इंसानों द्वारा, जानवरों द्वारा क्या होता है, लिया जाता है, अवशोषित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, क्योंकि हमारे श्वसन के लिए, हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे आजकल देख रहे हैं बच्चों कि कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है मरीजों के लिए। तो ऑक्सीजन कितना जरूरी है, इसके बारे में सभी को आजकल के समय में ज्ञात हो गया रहेगा कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है। तो लोगों को ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि इसकी कमी है सब जगहों पर मरीजों के लिए। तो बच्चों, अब यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है एक क्रियाशील होता है, क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी धातु है या अधातु है, उसके ऑक्साइड में उसको बदली कर देता है, रूपांतरित कर देता है। जैसे कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, जब कोयले को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। लोहे को जंग लगेगा तो लोहे का ऑक्साइड बन जाएगा जब पानी के संपर्क में आएगा। तो यह क्रियाशील होता है और यह तत्वों और यौगिकों को उनके ऑक्साइड में क्या करता है, रूपांतरित करता है। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन और कार्बन ले लिया तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं। वहां पर उच्च तापमान होगा, जब कोयले को जलाएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है कि नहीं। लोहा है, लोहे को पानी लगेगा, वायुमंडल में हवा पानी नमी के संपर्क में आएगा तो उसका ऑक्साइड बनेगा, जंग लगेगा। तो बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, आणविक ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, पानी में भी है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड में भी है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन की निर्मित होती है, जबकि श्वसन, ज्वलन, विघटन, ये सब क्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो दो चीज हमने देखा बच्चों, ऑक्सीजन की निर्मित मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, ऑक्सीजन की निर्मित O2 बनाना, और दूसरा ऑक्सीजन का उपयोग, दो चीजें हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ऑक्सीजन बनता है, निर्मित होता है। और यहाँ पर हमने देखा कि श्वसन, ज्वलन, विघटन, जंग लगना जैसी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑक्सीजन का भी समझ में आ गया रहेगा बच्चों आपको, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 8, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6, मतलब यह, इसकी वैलेंसी संयोजकता 2 है। ऑक्सीजन गैस के बारे में मैंने क्या बताया कि पर्यावरण में, अपने वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। अब ऑक्सीजन हम लोग सांस ले रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे शरीर के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, बराबर। अब हम जब श्वासोच्छ्वास, ये जो अभिक्रिया में जो हम लोग रिलीज कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं हम लोग, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके लिए उपयोगी है, वनस्पतियों के लिए उपयोगी है। और वनस्पतियां क्या मुक्त कर रही, छोड़ रही हैं, ऑक्सीजन गैस। वो किसको चाहिए, हमें। हम क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो किसको चाहिए, वनस्पतियों को। तो यह आदान प्रदान एक दूसरे के ऊपर परस्परावलंबन बना रहता है, डिपेंडेंट है। इसीलिए कहते हैं कि वनस्पति अगर खत्म हो गई तो हमारा जो सजीवों का जो अस्तित्व, उस पर संकट आ सकता है, क्योंकि वनस्पतियां नहीं रहेंगी तो हमारे ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, समस्याएं। ऑक्सीजन कैसे हमें मिलेगा, शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी, भोजन कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों, तीसरा जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है नाइट्रोजन चक्र।
और नाइट्रोजन का सिंबल होता है 7, उसका परमाणु क्रमांक होता है 7, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। तो बच्चों नाइट्रोजन जो है यह वायुमंडल में 78% 78% पाया जाता है और इसकी जो संयोजकता होती है 3, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है 7, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, मतलब इसको 3 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब नाइट्रोजन का क्या रोल है, क्या भूमिका है, नाइट्रोजन चक्र महत्वपूर्ण क्यों है हमारे दृष्टि से, वनस्पतियों की दृष्टि से, सजीवों की दृष्टि से और पर्यावरण को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन की क्या आवश्यकता है और नाइट्रोजन चक्र हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन चक्र होता क्या है। ठीक है। तो बच्चों नाइट्रोजन गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन गैस है इसका ही उपयोग नाइट्रोजन का विभिन्न प्रकार के रसायन बनाने में हो सकता है। ठीक है। बट नेचुरली प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो रही है और नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन के विभिन्न यौगिकों का क्या उपयोग है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन चक्र क्या है वो देख लेते हैं बच्चों। हाँ। अब बच्चों नाइट्रोजन चक्र क्या है वो देख लेते हैं। सभी सजीवों में सभी सजीव नाइट्रोजन चक्र में सहभागी होते हैं। इसका अर्थ ये है कि नाइट्रोजन जो चक्र है ये सभी सजीवों के लिए क्या है, आवश्यक है, मतलब इसका कुछ न कुछ तो उपयोग है। ठीक है। अब ये जो पहला लाइन देख रहे हैं हम लोग, सभी सजीव नाइट्रोजन चक्र में सहभागी होते हैं, तो नाइट्रोजन चक्र का वास्तविक उपयोग क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर प्राकृतिक चक्र का सातत्य अबाधित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है प्राकृतिक चक्र का सातत्य अबाधित रखने के लिए, मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है सब व्यवस्थित चले, सजीवों का या वनस्पति भी सजीव ही होते हैं, वनस्पतियों का सबका जो है बैलेंस बना रहे, इसके लिए भी नाइट्रोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो प्रकृति में जैविक तथा अजैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन गैस के अलग अलग यौगिकों में होने वाला अभिसरण और पुनः चक्रीकरण नाइट्रोजन चक्र के रूप से जाना जाता है। तो जो जैविक और अजैविक प्रक्रिया है इसके द्वारा नाइट्रोजन का रूपांतरण अलग अलग यौगिकों में होता है। अब वो जो यौगिक बनेगा वो यौगिक वनस्पतियों के लिए, जो कि सजीवों के लिए आवश्यक होगा, है ना। इसीलिए तो हम लोग ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन चक्र क्या है, प्रकृति में जैविक और अजैविक प्रक्रियाओं से नाइट्रोजन गैस जो कि वायुमंडल में 78% है उसका रूपांतरण अलग अलग यौगिकों में होता है और इसी अभिसरण और पुनः चक्रीकरण प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन गैस जो है वायुमंडल में उसका ही अलग अलग यौगिकों में रूपांतरण। तो बच्चों अब नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का एक महत्वपूर्ण घटक है। मतलब प्रोटीन्स जो होते हैं, जो प्रोटीन है, प्रोटीन मालूम है आपको, बॉडी बिल्डर लोग ये देखो प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं। हम लोग अंडे खाते हैं उससे प्रोटीन मिल रहा है, हम लोग दलहन दाल वगैरह पल्सेस या दाल खाते हैं उससे प्रोटीन मिल रहा है। हाँ, मांस मछली वगैरह जो खाते हैं उससे भी प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन या प्रोटीन और साथ में न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, जैसे कि आपने सुना होगा डीएनए आरएनए के बारे में सुना होगा, है ना। तो डीएनए आरएनए, डी
ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्या यहाँ पर अम्ल हैं। इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होगी ही। डीएनए के बारे में आपने देखा ही है, सुना ही है, सीआईडी वगैरह देखते ही आप, वहां पर देखते हैं कि ब्लड से या हेयर या बाल या त्वचा से उस व्यक्ति की पहचान, उसका जो डीएनए सैंपल वगैरह डीएनए निकाला जाता है और उससे उस व्यक्ति की पहचान होती है। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या है? सबसे पहला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो बच्चों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, इसका अर्थ क्या है? जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसका औद्योगिक और जैविक प्रक्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट अथवा नाइट्राइट इत्यादि में होना। तो हमें ये भी ज्ञात है बच्चों कि ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, कुछ सूक्ष्म जीव है जैसे एनाबेना, नास्टॉक, एजोटोबैक्टर, ये सब सूक्ष्म जीव क्या होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, बहुत सारे वनस्पतियों की जड़ों में पाए जाते हैं, तो मिट्टी में ही अर्थात। तो ये जो सूक्ष्म जीव है यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण किसमें कर देते हैं? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो हमें ज्ञात है बच्चों कि हमें फसल को अच्छा उगाने के लिए हमें खाद की भी आवश्यकता होती है। मान लीजिए यूरिया, यूरिया बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? अमोनिया, है ना। तो ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, जो नाइट्रोजन गैस है, इसका ही रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिक, उदाहरण के स्वरूप में नाइट्रेट या नाइट्राइट, इन प्रकारों में करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। और इसके लिए कुछ सूक्ष्म जीव जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यूजफुल होते हैं, लाभदायक होते हैं या जिम्मेदार होते हैं, या वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। जैसा कि मैंने 2-3 उदाहरण बताया आपको, मैंने बताया एनाबेना, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, ठीक है। तो ये करेंगे क्या बच्चों? ये नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रेट और नाइट्राइट में कर देते हैं, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। दूसरा जो प्रकार है नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया का, उसका नाम है अमोनीकरण। अमोनीकरण मतलब क्या होता है कि जो सजीवों के अवशेष हैं या उत्सर्जित पदार्थ है उसका विघटन होकर अमोनिया मुक्त करना, मतलब अमोनिया बनाना। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, अब दूसरा जो नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया का जो हम लोग ने भाग देखा अमोनीकरण, इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि सजीवों के अवशेष या उत्सर्जित पदार्थ, है ना, इसका ही, इसमें से ही अमोनिया गैस मुक्त होना। अब अमोनिया गैस कैसा, उसका मतलब कैसे पहचान करोगे? जैसे जो पेशाब, घर, टॉयलेट, यूरिन, यूरिन का स्मेल या पसीना आता है, कभी कभी देखो स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है, तो वो यूरिया, अमोनिया, वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। तो कभी कभी देखो टॉयलेट के यहाँ से स्मेल आती रहती है ना, तो वहां से भी अमोनिया गैस। तो अमोनिया का एक विशिष्ट प्रकार का उसका गंध है, तो उससे समझ में आ जाता है ये अमोनिया गैस है। तो ये जो अमोनिया गैस है इसका उपयोग यूरिया बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यूरिया क्या है बच्चों? यूरिया एक खाद का नाम है। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों दूसरा देखा हमने अमोनीकरण, तीसरा नाइट्रीकरण। अब तीसरा जो प्रोसेस या प्रक्रिया देखा नाइट्रीकरण, अमोनिया का रूपांतरण नाइट्रेट और नाइट्राइट में करना। तो क्या होता है? अमोनिया जो गैस है NH3, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, मतलब एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के परमाणु। तो यहाँ पर इसी का ऑक्सीकरण होकर के क्या बन जाता है? नाइट्राइट और नाइट्रेट, और इसे ही कहते हैं नाइट्रीकरण। और चौथा जो प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल का, नाइट्रोजन चक्र का, विनाइट्रीकरण, मतलब नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। तो नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक है उसका रूपांतरण किसमें? गैसीय नाइट्रोजन, मतलब N2 गैस में। तो हमने क्या देखा, शुरुआत किया था नाइट्रोजन गैस से,
और ये पहला प्रोसेस हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ और आखिरी में नाइट्रोजन गैस वापस मिल रहा है ना? तो इसीलिए ये चक्र हो गया नाइट्रोजन चक्र, क्योंकि हमें आखिरी में क्या दिख रहा है कि गैसीय नाइट्रोजन मतलब N2 गैस, नाइट्रोजन गैस ये हमें वापस मिल रहा है प्रकृति में। तो ये जो वायुमंडल में वापस नाइट्रोजन जाएगा और इस प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा। तो हमने इस नाइट्रोजन चक्र के 4 सोपान देखे बच्चों। 4 सोपान में से पहला देखा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो नाइट्रोजन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाओं में पहला जो सोपान, पहला स्टेप देखा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। यहाँ पर नाइट्रोजन का रूपांतरण किसमें हो रहा है? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। दूसरा देखा अमोनीकरण। तो सजीवों के अवशेष जो है उत्सर्जित पदार्थ है, पसीना, टॉयलेट, ये सब जो उत्सर्जित पदार्थ है, सजीवों के अवशेष है, कोई मृत प्राणी है ना, सड़ेगा तो विघटन वगैरह होगा या उसका उत्सर्जित जो पदार्थ है उसी का विघटन होकर अमोनिया गैस मुक्त हो रही है। और तीसरा देखा अमोनीकरण के बाद नाइट्रीकरण। उसी अमोनिया का रूपांतरण क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा नाइट्राइट और नाइट्रेट में हो रहा है। और आखिरी क्या देखा? विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में हमने देखा कि नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण हो रहा है। तो बच्चों हमें आखिरी में गैसीय नाइट्रोजन पुनः मिल रही है, वापस मिल रहा है। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि जो N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है जो कि पर्यावरण वायुमंडल में है, ये वापस मिल रहा है, इसीलिए इसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो आपने इससे क्या समझ में आया कि यह हमारे सजीवों के लिए, वनस्पतियों के लिए, हमारे लिए ये नाइट्रोजन का चक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बराबर होना चाहिए। क्योंकि वनस्पतियों को खाद मिलेगा, ज्यादा उत्पाद होगा तो हमारा भोजन मिलेगा, है ना, बराबर। तो एक दूसरे पर सभी क्या है? निर्भर है। तो ये 4 सोपान, 4 प्रक्रियाओं के स्टेप्स हमने देखे, 4 रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, प्रोसेस। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने अब मैं इसको ये करता हूँ थोड़ा। हाँ, तो बच्चों आज हमने 3 चक्र के बारे में पढ़ा, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और नाइट्रोजन चक्र, है ना। तो ये तीनों चक्र में देखा हम लोग ने, तीनों साइकिल में, तीनों भी बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले कार्बन चक्र देखा, तो कार्बन के यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड का देखा हमने क्या क्या रिएक्शन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन देखा हमने कि प्रकाश संश्लेषण में इसकी आवश्यकता है, वनस्पतियां इसका उपयोग कर रही हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक है। अब यही ऑक्सीजन गैस क्या हो रहा है बच्चों? यही ऑक्सीजन गैस सजीवों के लिए क्या है? आवश्यक है। जैसे हमें ऑक्सीजन जरूरत है, ऑक्सीजन गैस की, है ना। तो बच्चों अब ये जो तीनों चक्र के बारे में हमने पढ़ा है, इसमें आपको कोई डाउट है तो उसका समय अब आ चुका है। जो भी तीनों हमने चर्चा कर लिया है। हेलो तो अभी सर। आपको, हाँ, तो अभी आपके जो समस्याएं हैं आप पूछ सकते हैं। तो ये आखिरी का जो भी 10 मिनट आपके लिए ही है। हाँ तो बोलिए, क्या नाम है आपका? सर अंकिता। हाँ बोलिए। सर ऑक्सीजन चक्र का एक बार फिर से बताइए ना। हाँ हाँ ठीक। अब बच्चों देखो, सिंपल फंडा है, सिंपल इसका प्रोसेस है कि ऑक्सीजन का ही आदान प्रदान होना चाहिए, बराबर। तो हमें ये मालूम है कि वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रही हैं सूर्य प्रकाश की सहायता से, मदद से, और उनका भोजन बन रहा है और क्या मुक्त कर रही है वनस्पतियां? ऑक्सीजन गैस, बराबर। तो वनस्पतियों यस। ने क्या छोड़ा? ऑक्सीजन गैस।
अब हम लोग, जैसे हम हो गए, जानवर हो गए, हमको किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन गैस की। तो हम लोग ऑक्सीजन गैस श्वसन के लिए उपयोग कर रहे हैं, और उससे हमारा शरीर का विभिन्न कार्य चल रहा है। सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, है ना? तो यस वो ऑक्सीजन प्राणियों द्वारा जो था हमने लिया, और हमने क्या छोड़ा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड किसको चाहिए? वनस्पतियों को, है ना? तो यह ऑक्सीजन जो है वनस्पतियों द्वारा हमारे अंदर आ रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बराबर है कि नहीं? फिर वनस्पतियां, तो ये जो ऑक्सीजन है इसका आदान प्रदान चलता रहेगा, मतलब ये बहुत ही आवश्यक है। और यही हो गया ऑक्सीजन चक्र के बारे में। तो उसका चित्र भी हमने देखा कि किस प्रकार ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रहा है। वायुमंडल में 21%, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। हाँ बोलिए अभी। सर जैव कार्बन क्या होता है? क्या हुआ? सर जैव कार्बन क्या होता है? हाँ, जैव कार्बन। अब जैव मतलब जैविक घटक, जो बायोटिक पार्ट है ना? जैसे हम लोग ऑर्गेनिज्म है, प्राणी है, सजीव है ना? तो सभी चीज, बहुत सारी चीजें कार्बन से बनी हुई है ना? अगर कोयले को जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना? हमें भी जला के एकदम मुक्त कर देंगे तो जो राख बचेगा वो भी कार्बनिक पदार्थ है। तो जो सजीव है उसके अंदर जो कार्बन पाया जा रहा है वही है जैव कार्बन, है ना? सजीव में क्या क्या आते हैं? वनस्पतियां आती हैं और जानवर आते हैं, है कि नहीं? तो वो जैव कार्बन हो गया। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर नाइट्रोजन के बारे में एक बार बता दो। हाँ, नाइट्रोजन। तो बच्चों नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस के रूप में हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहता है। और सभी को ज्ञात है कि नाइट्रोजन जो है गैस, वह 71%, मतलब सर्वाधिक 71%, हमारे वायुमंडल में जो गैस है उसमें 78%, 78%, सॉरी, है ना? अब तो बोले कि अभी उनको भाड़ा देना है। सॉरी, अरे 78% क्या है? हाँ, नाइट्रोजन है। तो वो जो नाइट्रोजन गैस है N2, क्योंकि यह इसकी वैलेंसी 3 है, तो इसका सूत्र बनता है N2। N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, ठीक है? तो ये जो नाइट्रोजन गैस है बच्चों, यही नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना होता है? 78%, 78%। और इसी का रूपांतरण विभिन्न यौगिकों में होता है। हमने देखा अभी विनाइट्रीकरण क्या होता है, अमोनीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है। तो नाइट्रोजन का ही रूपांतरण विविध नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, ये सब में होता है। और ये नाइट्रेट, नाइट्राइट क्या है? ये नाइट्रोजन के विविध यौगिक है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम लोग ने बोला कि हम लोग को खाद जो है यूरिया, तो यूरिया में भी क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। सर हाँ बोलिए। सर कार्बन चक्र की प्रमुख क्रियाएं बताइए ना। क्या हो गया? सर कार्बन चक्र की प्रमुख क्रियाएं बताइए ना। जीव हाँ, क्रिया। कार्बन चक्र की जो 2 क्रियाएं हम लोग ने पढ़ा बच्चों। पहला जो क्रिया हम लोग ने पढ़ा, उसमें हम लोग ने ये देखा बच्चों कि किस प्रकार से वनस्पतियां क्या कर रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या बना रहे हैं? कार्बोज, मतलब कि ग्लूकोज बना रहे हैं, C6H12O6, शर्करा जिसको बोलते हैं। तो अब वनस्पतियों को क्या लगेगा? सूर्य प्रकाश, है ना? हाँ। और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बना रहे हैं और ऑक्सीजन मुक्त कर रहे हैं। जबकि दूसरा जो अभिक्रिया हम लोग ने देखा, उसमें रिएक्शन में क्या देखा था हमने? C6H12O6 था, धन O2 था। तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, जैसे हमारा शरीर है उसके अंदर सेल्स हैं, उसके अंदर कोशिकाओं में पाया जाने वाला अंग है जिसको बोलते हैं तंतु कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहते हैं। तो वहां पर ही क्या होता है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, या कि इसको तंतु कणिका बोलेंगे, जो कि कोशिका के अंदर होता है, वहां पर ही क्या होता है? ऊर्जा निर्मित होता है। तो ये कैसे होगा ऊर्जा निर्मित? यह जो ग्लूकोज है इसी का विघटन किसमें होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में होता है। जैसे हम थक गए, हमने थोड़ा सा ग्लूकोज, मीठा, शक्कर कुछ खा लिया, हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है ना? तो यही ग्लूकोज का क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी
में। ठीक है बच्चों, तो पहला रिएक्शन याद रखना है, दूसरा भी वैसे उसका उल्टा है। पहले रिएक्शन में क्या होता है, पहले रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या बनता है, शर्करा या ग्लूकोज, और दूसरे रिएक्शन में हमने देखा कि उसी शर्करा का विघटन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया बेटा कार्बन चक्र का दो रिएक्शन के बारे में? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये नाइट्रोजन हम लोगों के लिए क्यों आवश्यक है, ये बताओ ना जरा। हाँ, अब अपने चारों ओर वायुमंडल है। अब वायुमंडल में मैंने क्या बताया, 78% नाइट्रोजन है। अब आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन मुझे क्यों चाहिए, है ना, आप बोल रहे हो यही ना, नाइट्रोजन मेरे से क्या लेना देना है, मुझे तो ऑक्सीजन सर। चाहिए, बराबर। लेकिन आपने ये देखा कि हम लोग को भोजन चाहिए, वनस्पति चाहिए, बराबर। हाँ वनस्पति को क्या चाहिए, खाद चाहिए, बराबर। तो खाद वाले जो भी पदार्थ है वो नाइट्रोजन वाले ही पदार्थ होते हैं खाद के। मतलब एक उदाहरण उसका है, जैसे कि मैंने बताया कि यूरिया है ना, तो हाँ यूरिया सर। बनता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब के द्वारा ही यूरिया बनाया जाता है। तो यूरिया खाद है, उससे अधिक उपज होगी। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग ने नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा, वहां पर कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा, एनाबेना, नॉस्टॉक, है ना, ये सब क्या करते हैं, ये सब नाइट्रोजन जो वातावरण में है, वायुमंडल में, उसका स्थिरीकरण कर रहे हैं, उसका रूपांतरण नाइट्रोजन के यौगिकों में कर रहे हैं, बराबर। और तीसरी बात ये देखा हमने कि हमारा जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में आपको थोड़ा मैंने बताया कि आरएनए, डीएनए, है ना, सीआईडी वगैरह देखते हो, वहां पे डीएनए वगैरह चेक करते हैं ना, कि माता पिता के बारे में जानकारी लेने के लिए कि वो बच्चा किसका है, या किसी ने कोई हत्या या कुछ किया है तो उसके ब्लड सैंपल से मालूम पड़ता है। तो ये जो डीएनए, आरएनए है, ये सब कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये भी क्या है, न्यूक्लिक अम्ल है। और यह न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, ये सभी चीजों में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन बहुत सारी जगहों पर होता है, तो इसके लिए इसका अध्ययन करना, इसके बारे में जानना हमें आवश्यक है। थैंक यू सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। 1% वातावरण में कौन सी गैस पाई जाती है? हाँ, 1% मॉइस्चर रहता है, नमी, 1% और भी जैसे 1% में बाकी जो भी गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, है ना, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो 1% में आते हैं। तो वो 1% में आपका आ गया, ये समझ लीजिए, बाकी के जो गैस बचे, अब क्या, क्योंकि ये अपने इसके अंदर और भी चीजें तो है ना, है कि नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी हो गया, वो भी थोड़ा बहुत आएगा, है कि नहीं, CO2 गैस हो गया, और भी बचा। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कितने और भी बहुत सारी गैस है ना, है कि नहीं, तो वो सब आएगा 1%, मतलब बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम है, 1% मतलब कम, है ना। तो वो 1% में मॉइस्चर्स हो गया, नमी हो गया, और गैसें जो होती हैं, उसका उदाहरण मैंने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अमोनिया गैस है ना। तो ऐसा बहुत सारा गैस थोड़े थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट रहता है अपने वायुमंडल में। तो अधिक क्या है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, हो गया 99। अब 1% में सब आता है, मतलब जो भी गैस आपको मालूम है वह हो सकता है वायुमंडल में, वो उस 1% के अंदर ही काउंट होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या अन्य कोई चीज हो। ठीक है बच्चे, हाँ बोलिए। तो फिर आज हमने ये जो 3 चक्र है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, और हमने ये देखा कि ये तीनों चक्र का हमारे दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से क्या उपयोग है, क्या फायदा है। तो हमने इन तीनों चक्रों की जानकारी जो है विस्तृत रूप से प्राप्त की। तो इनके जो रिएक्शंस ध्यान में रखने हैं, कुछ प्रक्रियाएं ध्यान में रखनी है, और फिर ये 3 चक्र पढ़ेंगे तो इसके ऊपर आने वाले प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम स्टॉप करते हैं, रुकते हैं। अगली बार हम लोग अगला जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।